everyone, welcome. So today we are going to start colloidal state, and really this is a very important part in the syllabus of chemistry, pharmaceutical chemistry and engineering chemistry as well. So if you are the student of chemistry, engineering chemistry or the pharmaceutical chemistry, then also this video is going to be very beneficial for you. And even if you are from any background and you want to understand this topic, then also this will be useful for you. So this is the part 1 of colloidal state. We will continue colloidal state in the next parts as well. So let's begin. So in this particular video we are going to discuss the concept of colloids, that what are the colloids, different system of the colloids, okay, and the different phases of the colloidal solution, and the most important thing, that how we can classify the colloids. The classification of colloids we will also discuss here. So let's begin with the concept of colloids. So concept of colloids was given by Thomas Graham sir in 1861, और इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे डिफ्यूज़न के ऊपर कि कौन से सब्सटेंसेस कौन से लिक्विड में वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं या उनका स्पीड क्या होता है, और डिफ्यूज़न के बाद किस काइंड ऑफ सॉल्यूशन वहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, इस बेसिस पे उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसी को आधार बना के उन्होंने ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी न किसी लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, दैट इज़ क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स, ओके। उन्होंने ऐसे वो सभी सब्सटेंसेस जो कि सॉल्यूशन बनने के बाद सेलोफेन पेपर या फिर वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन से कम्प्लीटली पास हो जाए उसको उन्होंने कहा था क्रिस्टलॉइड्स, ओके। आई रिपीट, जो कम्प्लीटली पास हो जाए सेलोफेन पेपर, वेजिटेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन से, दैट इज़ क्रिस्टलॉइड्स। एंड ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशन बनने के बाद सेलोफेन पेपर या फिर वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन से कम्प्लीटली पास ना हो, दे आर कोलॉइड्स अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राहम सर, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्रिस्टलॉइड्स को डिफ़ाइन किया था कि ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, जस्ट फोकस हियर दैट क्रिस्टलॉइड्स की बात उन्होंने जब की तो उन्होंने बताया क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो कि बहुत ही आसानी से डिफ्यूज़ हो जाए किसी सॉल्यूशन में, और जो सॉल्यूशन वहाँ पे प्रिपेयर हो वो बहुत ही आसानी से वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन से कम्प्लीटली पास हो जाए, उसी को हम कह सकते हैं क्रिस्टलॉइड्स। फॉर इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, देन कॉमन सॉल्ट, sugar, urea, acids and the bases, they are the very important examples of crystalloids, ठीक है। तो crystalloids क्या है? ऐसे crystalline substances जो कि बहुत आसानी से solution में diffuse होते हैं और उनका जो solution prepare होता है वो solution बहुत ही आसानी से vegetable animal membrane के से आसानी से पास हो जाते हैं, तो they are the crystalloids, ठीक है। Now let's talk about the colloids. तो अगर हम क्रिस्टलॉइड्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बात की क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कोलॉइड्स की, तो यहाँ पे वी हैव टू टॉक अबाउट द अमॉर्फस सब्सटेंसेस। तो ऐसे अमॉर्फस सब्सटेंसेस जो बहुत ही धीरे धीरे यानी कि वेरी स्लोली दे डिफ्यूज़ इन द सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन बनता है वो वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कोलॉइड्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फिर स्टार्च, glue, gelatin, albumin, proteins, etc. They are the very important examples of colloids. Colloids जो वर्ड है ये एक वर्ड से बना है, that is कोला, ठीक है। ये एक वर्ड से बना है, that is कोला, जिसका मतलब ही होता है ग्लू। तो wherever you will see the things like glue, तो वो आप कह सकते हो कि वो कोलॉइड्स हैं, ठीक है। अब कोलॉइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो ऐसे सब्सटेंसेस हम ऐसे सब्सटेंसेस को कह सकते हैं कि वो कोलॉइडल स्टेट में हैं अगर उसका जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर टू दिस इज़ 1000 नैनोमीटर हो ऑन ट्रीटमेंट विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम उसे कह सकते हैं कि वो कोलॉइडल स्टेट है। हम इसे अभी ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो कोलॉइड्स है ये कोई सॉल्यूशन का टाइप नहीं है, जो कोलॉइड्स है वो एक स्टेट है। जैसे कि सॉलिड स्टेट होता है ना, सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैसेस स्टेट होता है, वैसे ही हमारा ये कोलॉइड भी एक स्टेट है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम मान लो कि हमने लिया NaCl को हमने वाटर में मिलाया। अब NaCl एक सब्सटेंस है जिसको हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट में मिलाया है। सॉल्वेंट में मिलाने के बाद क्या होगा
कि इसका जो NaCl है इसका पार्टिकल साइज़ इतना छोटा हो जाएगा कि वो आसानी से इसमें घुलते जाएगा, उसका पार्टिकल साइज़ छोटा होते जाएगा और उसका पार्टिकल साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 0.1 to 1 नैनोमीटर इसी रेंज में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, एक हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉल्यूशन अगर हम किसी एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से पास करवाएं ना, वो आसानी से पास कर जाएगा। तो ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा क्रिस्टलॉइड्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो पार्टिकल साइज़ है सॉल्यूशन में आने के बाद वो काफ़ी छोटा हो चुका है। ये दूसरी बात ये कि काफ़ी आसानी से ये वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है। लेकिन अगर हम सेम NaCl को किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिला दें, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिलाएं, तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिलाने के बाद जो एक सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन सेलोफेन पेपर या फिर वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा। और पास नहीं होने की वजह से ये क्या होगा, इट विल एक्ट एज द कोलॉइड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सेम सब्सटेंस इज़ देयर, यहाँ पे भी NaCl है और यहाँ पे भी NaCl है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफरेंट हो गई। जब हमने सॉल्वेंट वाटर यूज़ किया तो दिस इज़ एक्टिंग एज क्रिस्टलॉइड्स। जब हमने सॉल्वेंट को यूज़ किया, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ किया, तो दिस इज़ एक्टिंग एज कोलॉइड्स। अब ये कोलॉइड्स बन चुका है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कोलॉइड्स है दिस इज़ अ स्टेट, कोलॉइडल स्टेट होता है, और जो डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस को हमने कौन से सॉल्वेंट में यूज़ किया है। अगर हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज होंगी। तो हम कह सकते हैं कि कोलॉइड्स इज़ अ स्टेट विच कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट वी हैव यूज्ड। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो क्रिस्टलॉइड्स क्या है, सॉरी कोलॉइड्स क्या है, कोलॉइड्स एक स्टेट है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ना कि आप लोगों ने स्टेन ऑफ राइस देखा है, स्टेन ऑफ राइस सबने देखा होगा। स्टेन ऑफ राइस हमारे गांव में इसे माड़ कहते हैं, जो चावल बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर हम निकालते हैं वहाँ से, दैट इज़ स्टेन ऑफ राइस। स्टेन ऑफ राइस इज़ ऑल्सो अ कोलॉइड्स। जब ये जो कोलॉइड्स है ना, इसको आप जैसे स्टेन ऑफ राइस आपने लिया, आप इसे किसी कंटेनर में रख दो, रखने के बाद आप जब देखोगे ना तो ये उस टाइम पे काफ़ी पतला होता है, लेकिन टाइम फ्रेम के साथ कुछ टाइम के बाद आप उसे देखो, उसकी जो डेंसिटी है ना वो बढ़ जाती है, वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। जो हमारा मिल्क है वो भी क्या है, वो भी एक कोलॉइड्स है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, मिल्क वी कैन से कि उसमें वाटर होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे काइंड ऑफ प्रोटीन्स और मिनरल्स भी होते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ कोलॉइड्स। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अब कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है फेजेस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये हम स्टार्ट करें उससे पहले आई वुड से कि हमने सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो सॉल्यूशन है, बस इतना याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इससे मिलके बना होता है सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसे ही जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो भी दो पार्ट से मिलके बने होते हैं। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे हम ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। देखो, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसका अमाउंट थोड़ा सा होता है, कम होता है, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे ही किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि डिस्पर्जन मीडियम इज़ इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, और डिस्पर्स्ड फेज इट इज़ इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सी, अगर हम बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, ये तो हम कह सकते हैं। वी विल डिस्कस इट्स हेट्रोजीनियस नेचर इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, और इनके दो फेजेस होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज वो होता है जो सब्सटेंस हम किसी भी
सॉल्वेंट में मिला रहे होते हैं, ठीक है। तो जो डिस्पर्स्ड फेज़ होता है ये एक सब्सटेंस होता है जिसका कि प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, कम अमाउंट में हम सब्सटेंस जो यूज़ करते हैं वही होता है डिस्पर्स्ड फेज़। और इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द डिस्पर्जन मीडियम, तो डिस्पर्जन मीडियम इज़ इक्विवेलेंट टू वी कुड से सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है? ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, वो आके उसमें मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो मिक्सचर होते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, ठीक है। वी कुड से कोलोइडल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सो एक जो कोलॉइड होता है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है डिस्पर्स किया जाता है, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और जो जिसमें उसको डिस्पर्स किया जाता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम, ओके। नाउ विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने 3 बीकर लिए, ठीक है। एक बीकर में आप ले लो वाटर, और वाटर के साथ आप ले लो सॉल्ट या फिर आप बोल दो NaCl, यही कॉमन सॉल्ट होता है। अब NaCl को जब वाटर में मिलाओगे तो क्या होगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, है ना। एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस को ही हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं सॉल्यूशन, राइट। तो ये क्या है? दिस इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो होमोजीनियस बन रहा है, दिस इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि आप वाटर लो और वाटर में आप मिला लो सैंड, ठीक है। सैंड प्लस वाटर आपने मिलाया तो क्या होगा कि क्या सैंड और वाटर थोड़े भी पार्टिकल्स इसके आपस में मिलेंगे? अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वाटर में आने के बाद क्या होगा? अगर इतना बड़ा सॉल्ट है तो उसका साइज़ घटता ही जाएगा, वो बहुत छोटा साइज़ हो जाएगा। यानी कि जो पार्टिकल हमने इसमें मिलाया है उसका साइज़ हो जाएगा 0.1 टू हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर। तो दिस इज़ अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम सैंड और वाटर को मिलाएं तो क्या सैंड का साइज़ जो है वो वाटर में आने के बाद थोड़ा सा भी कम होगा? थोड़ा सा भी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सैंड अपने साइज में रहेगा, वाटर अलग ही रहेगा। बस इतना होगा कि जो सैंड है वो वाटर में नीचे आके बॉटम पे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यही होगा। मतलब क्या हुआ कि सैंड और वाटर हमने 2 मिलाया तो यहाँ पे बना एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। यहाँ पे क्या बना? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को तो हम सॉल्यूशन बोलते नहीं हैं, है ना। तो दिस इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड दिस इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, दिस इज सॉल्यूशन। अब ये जो सैंड पार्टिकल है ना, जो इसमें बिल्कुल भी नहीं मिला है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, तो इसका जो साइज़ होता है दिस इज़ वी कुड से 10⁻³ नैनोमीटर से ज़्यादा ही होता है, उससे कम नहीं होता है, ठीक है। अब हम इस वाले बीकर में मान लो हम स्टार्च ले लेते हैं, ठीक है। हम इसमें ले लेते हैं स्टार्च। अब देखो ये जो स्टार्च है इसका जो साइज होता है, पार्टिकल साइज, हम कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर होता है, ठीक है। इनका पार्टिकल साइज जो होता है, जैसे मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ना, इसका पार्टिकल साइज सबसे छोटा है, इसका पार्टिकल साइज सबसे बड़ा है, लेकिन जो इसका पार्टिकल साइज है ना ये इनके मिडिल में होता है, इन दोनों के। और यही होता है कोलॉइड्स, जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में हो, इन्हीं को हम कहते हैं कोलॉइड्स, ठीक है। और अब हम देख सकते हैं ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे क्या होता है कि ये घुलता तो है, जैसे स्टार्च ही आप ले लो और वाटर ले लो, यहाँ पर भी वाटर ले लो, मान लो स्टार्च और वाटर आपने लिया तो ये आपस में घुलते तो हैं लेकिन कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होते हैं। तो ये होमोजीनियस नहीं, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। तो ये जो हमारा सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है, ये ट्रू सॉल्यूशन होता है।
सैंड और वाटर का जो यहाँ पे सॉल्यूशन हमने बनाया है, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या है? ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है। हम इसे कह सकते हैं कि ये एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन इसलिए है क्योंकि इस यहाँ पर तो थोड़ा सा भी डिफ्यूज़न हुआ ही नहीं है। लेकिन ये कोलॉइड है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये मिसिबल तो है लेकिन पार्शियली मिसिबल है। ठीक है, तो दिस इज़ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। एंड नाउ लेट्स सी हियर। यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएशन देखें देन वी विल अंडरस्टैंड दिस। हम ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज़ हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइज ऑफ पार्टिकल से। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। वी कुड से 0.1 to 1 नैनोमीटर होता है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं इनका 1 to 1000 नैनोमीटर होता है, और जो सस्पेंशन होते हैं इनका तो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, चाहे वो जितने भी ऊपर चले जाएं। ठीक है, अब हम बात करें अगर विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स की। जो पार्टिकल्स हमने सॉल्वेंट में मिलाए हैं वो विजिबल होते हैं या नहीं होते हैं? तो ट्रू सॉल्यूशन में हम जानते हैं वो इनविजिबल होते हैं नेकेड आइज़ को, और इवन अगर हम उनको माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहें तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है घुलने के बाद। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनविजिबल तो होते हैं नेकेड आई को, लेकिन हम उनको माइक्रोस्कोप से आराम से देख सकते हैं क्योंकि उनका जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आइज़ में को ही आराम से दिख जाते हैं। वी कुड से सैंड और वाटर का सॉल्यूशन बनने के बाद भी, दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, मिक्सचर बनने के बाद भी सैंड बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो भाई ट्रू सॉल्यूशन में हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन करके ट्रू सॉल्यूशन को तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन को तो आराम से सिंपल सा फिल्ट्रेशन करके कर सकते हैं, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट भी किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नॉर्मल फिल्ट्रेशन से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, अब हम बात करते हैं कि फिल्ट्रेबिलिटी इनकी क्या प्रॉपर्टी है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है ये फ़िल्टर पेपर से या फिर सेलोफेन पेपर से या एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से आराम से पास हो जाते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो फ़िल्टर पेपर से तो पास हो जाता है, लेकिन एनिमल या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता है। और जो सस्पेंशन है ये तो किसी भी नॉर्मल से फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाता है, पास नहीं होता है। डू नॉट पास थ्रू द सिंपल सा फिल्टर पेपर से भी वो पास नहीं होता है क्योंकि उसके पार्टिकल साइज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम बात करें डिफ्यूज़न की, तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स जाते ही बहुत ही फास्टली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन में बिल्कुल भी डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारा सैंड और वाटर का मिक्सचर था उसमें सैंड थोड़ा भी डिफ्यूज़ नहीं हुआ, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिफ्यूज़ तो होते हैं लेकिन थोड़ा स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स की, कि जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे आके सेटल होते हैं या नहीं, तो ट्रू सॉल्यूशन में तो वो इतनी अच्छी तरह से घुल जाते हैं कि वहाँ पे कुछ सेटल होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप उनको बहुत दिनों के लिए भी रख दो तो वहाँ पे कुछ भी सेटलमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। जो सस्पेंशन है आराम से बहुत ही जल्दी आप बस 30 सेकंड के लिए रख दो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इनको सेटल डाउन किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम इनके नेचर और स्टेबिलिटी की बात करें तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, ठीक है, और स्टेबल होते हैं। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं ये हेट्रोजीनियस होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इनके सॉल्वेंट को बदल देना वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। और सस्पेंशन ये तो हेट्रोजीनियस ही होते हैं और साथ में स्टेबल भी होते हैं, क्योंकि चाहे आप इनको कोई भी सॉल्वेंट दे दो सैंड किसी में जाके नहीं घुलने वाला। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आई होप it is clear to you all. Now we will discuss the different system of the colloids. So हम जैसा कि हम जानते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलके बने होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब ये जो डिस्पर्जन मीडियम है ना या डिस्पर्स्ड फेज है, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। तो जो भी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो फिज़िकल स्टेट है
उसी पे डिपेंड करता है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होगा। या फिर यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, जैसे कि हम मान लो कोई डिस्पर्स्ड फेज अगर हम गैस लें और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस लें, यानी कि गैस को गैस में जब हम मिलाएंगे तो उसका कोलोइडल सॉल्यूशन बनना इम्पॉसिबल होता है, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। ठीक है, गैस आप गैस के साथ मिलने के बाद वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। इसी वजह से गैस का गैस के साथ कोलोइडल सॉल्यूशन बनना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिफरेंट सिस्टम जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्पर्स फेज में सॉलिड लें और डिस्पर्जन मीडियम में भी सॉलिड लें तो हम उसे कहेंगे सॉलिड सोल। ठीक है, और इसके एग्जांपल की बात करें तो जो कुछ कलर्ड ग्लासेस होते हैं या फिर कुछ जेम स्टोन्स होते हैं जो ज्वेलरीज बनाने में यूज़ होते हैं, तो दे आर द सॉलिड सोल। सॉलिड सोल क्या है? कोलोइडल सिस्टम है, और ये सिस्टम क्या है? सॉलिड और सॉलिड को मिलाकर ही बनाया गया है। जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो तो वी वुड से दिस सोल। और इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो जितने भी काइंड ऑफ पेंट्स हम यूज़ करते हैं, जितने मडी वाटर होते हैं और स्टार्च का सॉल्यूशन, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्यूशन, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द सोल। और सोल क्या है? एक कोलोइडल सिस्टम है जो कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाने के बाद बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है, यानी कि हमने क्या किया है? सॉलिड को गैस में मिलाया है, तो जब भी डिस्पर्जन मीडियम जो है ना वो गैस होगा, जब भी डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा तो जो कोलोइडल सिस्टम बनेगा हम उसे कहेंगे एरोसोल। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस, हम उसे कहेंगे एरोसोल। ठीक है, तो जब सॉलिड को गैस में मिला के बनाया गया जो कोलोइडल सिस्टम, दैट इज़ एरोसोल। या फिर आप लिक्विड को भी गैस में मिलाओ ना तो भी वो एरोसोल है। ठीक है, तो सॉलिड को गैस में मिला के जो बनाया गया जो सिस्टम, उसका एग्जांपल हम कह सकते हैं स्मोक, या फिर एयर में जितने डस्ट प्रेजेंट होते हैं, डस्ट इन एयर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड इन गैस कोलोइडल सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि जब लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज हो और सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम हो, यानी कि लिक्विड को सॉलिड में मिलाया जाए और उसके बाद जो कोलोइडल सिस्टम बनेगा उसको हम कह सकते हैं कि जेल। ठीक है, जेल। और ये जो जेल है, इसके जो एग्जांपल में जितने भी हम जेलीज खाते हैं ना, वो सभी जेलीज आर द एग्जांपल ऑफ द जेल। और जेल क्या है? एक कोलोइडल सिस्टम है। चीज़, बटर, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ जेल। और ये जितने भी है ना, ये सब कोलोइडल हम स्टेट में हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लिक्विड एंड लिक्विड। जब लिक्विड को ही हम लिक्विड में मिलाएं और उसके बाद जो कोलोइडल सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं इमल्सन। ठीक है, उसके बाद जो कोलोइडल सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं इमल्सन। इमल्सन में जैसे हम कह सकते हैं मिल्क में देखो दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक तो उसमें वाटर होता है, एक ऑयल होता है। ठीक है, तो जितने भी हेयर क्रीम्स होते हैं, मिल्क है, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं इमल्सन, एंड दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सिस्टम। अगर हम बात करें कि डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है और लिक्विड को हमने क्या किया? गैस में मिलाया, तो यहाँ पे क्या है? डिस्पर्जन मीडियम गैस है। तो अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा तो हम उस कोलोइडल सिस्टम को कहेंगे एरोसोल। ठीक है, तो लिक्विड इन गैस का जो कोलोइडल सिस्टम होता है हम उसे, उसका जो एग्जाम्पल है कह सकते हैं फॉग यानी कि कुहासा बहुत बड़ा वाला, और मिस्ट यानी कि जो स्टार्टिंग फेज होता है फॉग का उसे हम मिस्ट कहते हैं। क्लाउड, बादल इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स। इंसेक्टिसाइड जितने स्प्रेज होते हैं वो सभी क्या होता है? कोलॉइड्स। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द गैस इन सॉलिड, यानी कि जब हम गैस को सॉलिड में मिलाते हैं तो बनता है सॉलिड फोम। उस कोलोइडल सिस्टम को हम कहते हैं सॉलिड फोम। इसका जो एग्जाम्पल होगा दैट इज़ प्यूमिस स्टोन या फोम रबर, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन सॉलिड कोलोइडल सिस्टम। अब गैस इन लिक्विड, गैस को जब लिक्विड में मिलाएं तो जो बनता है दैट इज़ फोम। तो जितने भी फोम यानी कि जो झाग होता है ना, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस फोम। ठीक है, सोप लेदर या विप्ड क्रीम या फ्रॉथ, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द फोम दैट इज़ गैस इन लिक्विड।
अब हो गया, बच गया गैस इन गैस। तो गैस को जब हम गैस में मिलाएंगे तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, वो एक सॉल्यूशन बन जाता है, एंड दैट इज़ वाई गैस इन गैस कोलॉइडल सिस्टम पॉसिबल नहीं होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आई थिंक विजिबल नहीं है, बट स्टिल आप लोग देख सकते हो कि अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है और ठीक है, तो फिर हम उसको कहेंगे एक्वासोल, ठीक है, या फिर हाइड्रोसोल, ठीक है। अगर डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है तो आप उसे कहोगे एल्कोसोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है तो आप उसे कहोगे बेंजोसोल, और अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो आप उसे कहोगे एरोसोल, ठीक है। ये कोलॉइडल सिस्टम के नाम है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की। तो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कोलॉइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ कि नेचर ऑफ इंटरैक्शन कैसा है, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंटरैक्शन के बेसिस पे हम क्लासीफाई अगर करें कोलॉइड्स को तो हम दो तरह से कर सकते हैं, एक है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो ऐसे कोलॉइड्स, देखो यहाँ पे ना लायो मतलब होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऐसे कोलॉइड्स जो सॉल्वेंट लविंग हो या ऐसे जो कि अट्रैक्ट करे किसी भी सॉल्वेंट को, वो होते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स, ठीक है। तो अगर इसमें मान लो कि जो डिस्पर्स्ड फेज़ है और जो डिस्पर्जन मीडियम है, इनके बीच में ग्रेट एफिनिटी होती है, यानी कि ये जो होते हैं ना सॉल्वेंट लविंग होते हैं, ये सॉल्वेंट के साथ जाके मिलना चाहते हैं, उनकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये आराम से जाके सॉल्वेंट के साथ मिल जाते हैं। तो दे आर द लायोफिलिक कोलॉइड्स। अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो स्टार्च का सॉल्यूशन, ठीक है, बड़ी आसानी से ये मिल जाते हैं, गम, जिलेटिन, ठीक है। तो ये होते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। और अगर हम डिस्पर्जन मीडियम की जगह पे यूज़ करें वाटर को, तो फिर हम कह सकते हैं कि लायोफिलिक की जगह क्या, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। ये जो कोलॉइड्स होते हैं स्टेबल होते हैं, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये स्टेबल होते हैं और रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं, ये जो कोलॉइड्स होते हैं ये ऐसे होते हैं जो कि सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, जो कि सॉल्वेंट के साथ जाके मिलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इनको ज़बरदस्ती मिलाया जाता है और लायोफिलिक कोलॉइड्स को बनाया जाता है। तो जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं ये सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, या फिर कह सकते हो कि आप इसे ये रेपल करते हैं उन्हें, ठीक है, उनके साथ मिलना नहीं चाहते हैं। तो अगर लायोफोबिक कोलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेज़ को हमने मतलब डिस्पर्स्ड फेज़ जो होता है ना, वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ जाके बिल्कुल नहीं मिलना चाहता है, बिल्कुल एफिनिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जांपल आर्सेनियस सल्फाइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल्स हैं, एट्सेट्रा। तो दे आर द लायोफोबिक कोलॉइड्स। और अगर हम डिस्पर्जन मीडियम की जगह वाटर को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स, जो वाटर के साथ बिल्कुल मिलना नहीं चाहते हैं। जैसे आप मान लो वाटर और ऑयल को मिलाओ, कभी वो मिलना चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे, पर उनको हम ज़बरदस्ती मिलाते हैं कोई तीसरा एजेंट यूज़ करके, और फिर जो सॉल्यूशन वहाँ पे बनता है ना, दैट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो दे आर द लायोफोबिक कोलॉइड्स, ठीक है। ये जो होते हैं ना अनस्टेबल होते हैं, लायोफोबिक भाई ज़बरदस्ती मिला रहे होते हैं, और इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, ओके। ओके तो अगर हम लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स के बारे में बात करें तो इनमें थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। अभी हमने वैसे ही पढ़ा ही है। लायोफिलिक यानी कि सॉल्वेंट लविंग होंगे, लायोफोबिक ये जो होते हैं सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, ठीक है। लायोफिलिक दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, लायोफोबिक दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। लायोफिलिक जो होते हैं दे आर सेल्फ स्टेबल, अपने आप ही सब कर लेते हैं, इनको अपने आप ही मिल जाना है, इनको किसी भी स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं ये तो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और आराम से कोआगुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो इनको एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है स्टेबल होने के लिए। ये जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, इसीलिए वो आसानी से आके मिल जाते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं इनमें बहुत ही वीक एफिनिटी होती है और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, और ये मिल नहीं पाते हैं, इनको मिलाना पड़ता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो स्टार्च सोल है, अगार अगार जेल है, प्रोटीन्स हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक सोल्स। लेकिन जो लायोफोबिक सोल्स हैं हम कह सकते हैं FeOH का होल थ्राइस है, S2S3 है, एट्सेट्रा, ओके।
Now, if we talk about its classification on the basis of molecular size के बेसिस पे अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि 3 टाइप के होते हैं। एक है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ये जो कोलॉइड्स होते हैं इनका जो साइज होता है ना, अगर हम इनको सिंगल पार्टिकल की बात करें, सिंगल मॉलिक्यूल की, उनका साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि वो कोलॉइडल स्टेट तो नहीं आ सकते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत सारे कोआगुलेट हो जाएं, एक छोटा सा है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकता है, पर अगर वैसे ही बहुत सारे कोआगुलेट हो जाएं और होने के बाद अगर वो एक कोलॉइडल एक मॉलिक्यूल बन जाए, उसके बाद वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकता है। तो ये होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलने के बाद कोलॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप ऐसे ही मान लो ना, सल्फ़र के जो सोल होते हैं उनमें बहुत सारे सल्फ़र मॉलिक्यूल होते हैं। फिर S8 मॉलिक्यूल है ना, ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, S8 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। ये जो कोलॉइड्स होते हैं ना, इनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि ये आराम से अकेले कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो इनका जो साइज़ है डिस्पर्स्ड फेस का वो ठीक मतलब सही होता है, इनफ होता है ताकि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सके, ठीक है, सूटेबल सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और हमारा तीसरा है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, या फिर हम इन्हें कहते हैं मिसेल्स। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये अगर लो कॉन्सेंट्रेशन इनका लो आप, तो फिर ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इनका हायर कॉन्सेंट्रेशन लो तो फिर ये कोलॉइड्स की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर एक एग्रीगेट पार्टिकल बना लेते हैं। इसीलिए हम इनको एसोसिएट कोलॉइड्स कहते हैं। जैसे मान लो सोप, ठीक है, ऐसे जो टेम्परेचर देखो, अभी ये क्या है कि नॉर्मल जो है ये नॉर्मल रिएक्ट करता है एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं ये कोलॉइड्स की तरह काम करने लगते हैं। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसेल का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो एब्रिविएटेड एज KR। सो यहाँ पे ना मिसेल और ऑर्डिनरी कोलॉइड्स में क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मल सी बात है, ऑर्डिनरी कोलॉइड्स चाहे उनका कॉन्सेंट्रेशन अब कम लो या फिर ज़्यादा लो, उनके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो कोलॉइड्स की तरह ही काम करते हैं। लेकिन जो मिसेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनका अगर थोड़ा सा आप लो इनका कॉन्सेंट्रेशन, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, और अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा दो तो ये कोलॉइड्स की तरह काम करते हैं। जो मिसेल्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक और लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों पार्ट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। मिसेल्स में लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी कोलॉइड्स होते हैं उनमें ऐसी कोई पोलैरिटी नहीं होती है, या तो उनमें लायोफिलिक पार्ट होगा या लायोफोबिक पार्ट होगा, लेकिन दोनों पार्ट एक साथ नहीं हो सकते। जो मिसेल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन जो ऑर्डिनरी कोलॉइड्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें मिसेल्स की, तो दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर। हम जानते हैं उनके पोलर नेचर के बारे में। और अगर हम ऑर्डिनरी कोलॉइड्स की बात करें तो दे आर द सोल ऑफ स्टार्च, सल्फर, गोल्ड, एट्सेट्रा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी कोलॉइड्स एंड द मिसेल्स. So that's all about this class today we have studied, and I hope this video was very helpful for you. So that's all for now. Thank you.